ट्यूटर्स, हमारा जो पहला वीडियो था वो था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, जिसमें हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में, स्टोमेटा के बारे में सब जाना था. एंड व्हेन आई एंडेड द वीडियो आई सेड that we are in the next video we are going to study about heterotrophs. तो हमने पहले autotrophs पढ़ा था, अब हम पढ़ने वाले हैं heterotrophs. So as you know from the first video already, heterotrophs वो होते हैं plants, especially we are talking about plants because this chapter is about nutrition in plants. तो heterotroph वो plants होते हैं those plants who cannot do photosynthesis or they do partial photosynthesis. इसका मतलब वो अपने लिए पूरा खाना नहीं बना सकते, तो वो डिपेंडेंट होते हैं किसी और चीज़ पर. तो let us see. Here in this picture of your book you get to find a tree. Do you see here a tree? This tree is not exactly green in color. ये पूरा ट्री जो है नॉर्मल नहीं दिख रहा है. इसके पास कुछ येलो कलर के थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो इसके ऊपर बिल्कुल छा गए हैं. ये है क्या? What are these thread like structures? Let us find out. ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं ये एक दूसरा प्लांट है. दिस इज अनदर प्लांट जो अपना खाना नहीं बना सकता और उसका नाम है कस्क्यूटा. और ये एक पैरासाइट है. पैरासाइट कौन होते हैं? जो अपना खाना नहीं बना सकते, जिनके पास अपना शेल्टर नहीं होता है और वो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं. और वो दूसरा कौन होता है? उसे हम कहते हैं होस्ट. सो नाउ हियर व्हाट यू सी, दिस ग्रीन प्लांट is the host and all these yellow thread like structures is the parasite. Now here we come to know that Cuscuta is a parasite. It cannot prepare its own food, so it's dependent on other trees and thus it is a heterotroph and its mode of nutrition will be heterotrophic nutrition. अब हम दूसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखेंगे जहाँ पे एक प्लांट ऐसा है जो फोटोसिंथेसिस भी करता है प्लस इट इज़ डिपेंडेंट ऑन इंसेक्ट्स. उसे इंसेक्ट्स भी खाना पसंद है, उसको इंसेक्ट से भी न्यूट्रिशन मिलता है. दोज टाइप ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड एज इंसेक्टिवोरस प्लांट्स. इसका मतलब वो इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स होते हैं. Just have a look. In your book it is given the name of the plant which is insectivorous is a pitcher plant. Where is it? Pitcher plant. Just have a look. This is the pitcher plant. pitcher होता है एक मटका या घड़े, एक बड़े से घड़े के शेप का कोई मटेरियल. तो आप इस पिक्चर में देख रहे हैं ये जो स्ट्रक्चर है ये कुछ सुराही जैसा है, घड़े जैसा है. And that's why it is termed as a pitcher plant. अब इस pitcher plant में exactly होता क्या है? Let us see that. For that you have to come and see this picture. ये देखिए, ये जो पिक्चर है यहाँ पे क्लियरली आपको दिख रहा है कि ये पिक्चर, ये इस तरह से पिक्चर्स होती हैं. ये लीफ से ही जुड़ी होती है. ये लीफ है, देखो यहाँ से ये जुड़ी हुई है लीफ के साथ. So this leaf is preparing or doing photosynthesis. This leaf is doing photosynthesis. This one. Here the process of photosynthesis is going on. With all the process as the autotrophs do. But this part of the plant which is the pitcher, exactly Pitcher, this pitcher is able to capture insects. अब आपको इस नेक्स्ट पिक्चर में दिखेगा ये रहा वो पिक्चर एंड दे आर वेरी कलरफुल इन नेचर. दे लुक वेरी कलरफुल और कलरफुल होने के कारण इंसेक्ट्स जो हैं वो अट्रैक्ट हो जाते हैं.
अट्रैक्ट होते ही जैसे ही इंसेक्ट यहाँ पे पहुंचता है, ये लिड है, लिड ऑफ द पिचर प्लांट, ये तुरंत क्लोज हो जाएगा। और जैसे ही ये क्लोज हो जाएगा, वो जो इंसेक्ट है वो इसमें ट्रैप हो जाता है। एंड एज सुन एज द इंसेक्ट इज ट्रैप्ड, आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, some juices are there. These juices are found. These juices are known as digestive juices. Digestive juices मतलब क्या? डाइजेस्ट करने वाले जूसेस। तो उस इंसेक्ट को इस जूस ने डाइजेस्ट कर लेना है, एंड आफ्टरवर्ड्स द न्यूट्रिएंट्स विल गो टू द प्लांट्स। तो दिस इज हाउ अ पिचर प्लांट इज वर्किंग. I just now made you see the Cuscuta plant. Can you see here? It's another Cuscuta plant clearly mentioned. See, this thread-like structures. This is the parasite or the Cuscuta. इसको अमर बेल भी बोलते हैं हिंदी में, अमर बेल. And can you see this green leaf-like structure? This is the host. मतलब ये होस्ट है जो अपना खाना खुद बना रहा है, और ये जो कस्क्यूटा है ये इसके ऊपर आकर इसका सारा न्यूट्रिएंट्स अपने अंदर अब्जॉर्ब कर ले रहा है. क्यों अब्जॉर्ब कर ले रहा है? क्योंकि ये अपना खाना खुद नहीं बना सकता. Now the next category of heterotrophs, or you may say the next category of mode of nutrition in plant is saprotrophic mode of nutrition. वो क्या होता है? ध्यान से देखिए. सैप्रोट्रॉफ्स वो कहलाते हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है थ्रू डेड एंड डिकेइंग मैटर. Here you get the definition also. The mode of nutrition in which organisms take in nutrients from dead and decaying matter is called saprotrophic nutrition. Example क्या है? फंगाई. आपने ब्रेड तो देखी होंगी. कई बार हम ब्रेड कप खुला छोड़ देते हैं और उस पर इस तरह की फंगस लग जाती है. Do you know this fungus is a living organism? This is all fungus here. This is a proper living organism and it is taking the nutrients from the bread. ब्रेड के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो धीरे धीरे उसमें से अब्जॉर्ब कर रहा है, और हमें ये दिख रहा है कि ये जो ब्रेड है ये खराब हो चुका है. Similarly, this type of fungus you can even find in rainy season appearing anywhere. It can be to your leather jackets, leather items. It can be on food items. It can be on any vegetables. So this kind of fungus grow very fast during rainy season. Now our next type of saprotrophic mode of nutrition is found in mushrooms. हम मशरूम्स तो खाते ही हैं, दे आर वेरी गुड एंड रिच इन न्यूट्रिएंट्स, पर ये मशरूम्स भी सैप्रोट्रॉफ्स होते हैं. ये भी डेड एंड डिकेइंग मैटर पे, डेड एंड डिकेइंग मीन्स सड़ी गली चीज़ों पे उग जाती है, एंड दे ऑल्सो टेक द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर. नाउ ये जो हमने आज डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ा, जिसमें हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन था और साथ में सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी था, दिस इज ऑल अबाउट प्लांट्स. बट हाउ डू सॉइल गेट इट्स न्यूट्रिएंट्स? सॉइल के पास न्यूट्रिएंट्स कहाँ से आता है? सॉइल, ये जो मिट्टी हम कहते हैं बड़ी उपजाऊ होती है, इट्स वेरी गुड, full of nutrients. How does the soil get the nutrients? This is also we are going to see. Now I am going to tell you a very important symbiotic relationship. You get this word symbiosis? Symbiosis का मतलब होता है two organisms which live in give and take relationship, or we say they are having a mutual understanding. Understanding का क्या मतलब है? आपस में सूझबूझ होना.
तो सिम्बायोसिस में एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको सुना सकती हूँ. देयर आर टू ऑर्गेनिजम्स who live in symbiosis and they form a single organism like that. तो वो दो ऑर्गेनिजम्स कौन है? पहला है फंगस. पहला ऑर्गेनिज्म है फंगस. अभी आपने देखा ना फंगस क्या होता है. और आपने मेरी पहली वीडियो में एल्गे के बारे में सुना है. एल्गे जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और वो प्लांट की तरह फोटोसिंथेसिस कर सकता है. दैट मीन्स एल्गे कैन प्रिपेयर इट्स ओन फूड. ओके, बट फंगस कैन नॉट प्रिपेयर इट्स ओन फूड. It depends on dead and decaying matter. Just now you have learnt. Now these two organisms live in mutual understanding. What is that mutual understanding? Alga says, I will give you food. Fungus says, I can give you shelter. So both of them are in a give and take relationship. And like this, they form a new organism termed as lichen. And where do we find this lichen? Let me tell you. You might have seen these type of things or growing on trees. If you have ever seen it in a forest, ये पूरा एक पेड़ है. This is a full tree here. This is a tree on which you find these type of materials sticking. They are nothing but lichen. And lichen are made up of two organisms. One is an alga and another is a fungus. They are living in symbiotic relationship with each other. So these are also called as heterotrophs, or their mode of nutrition is symbiosis. Okay. Now as I was just going to tell you, how do soil get their nutrition? To get nutrition or to get our soil rich in nutrients, we have to provide the soil with fertilizers and manures such as nitrogen, phosphorus and potassium. Other than these, there are some bacteria. कुछ बैक्टीरिया होती हैं जो सॉइल में अपने आप ग्रो हो जाती है, जिसका नाम है राइजोबियम. और ये राइजोबियम रहती हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट्स में. लेग्यूमिनस प्लांट्स वो सारे प्लांट्स होते हैं जिनको हम पल्सेस कहते हैं. उन सारे प्लांट्स में उनके रूट्स में ये बैक्टीरिया रहता है. और वो क्या करता है? इट फिक्सेस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन to the soil, and then the soil gets rich in nitrogen, potassium and phosphorus. So this is how the soil gets the full nourishment. Okay, I hope you have liked the explanation of the chapter, and here we come to the end of explanation of the full chapter in two parts: nutrition in plants, class 7, chapter number 1. But let me tell you, we are yet to discuss the book exercise and some important questions of this chapter. So stay tuned. We will be getting back to you soon. Thank you.